अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। साल 2015 का इख्तिताम होने वाला है और इस साल भी हमने देखा बहुत बड़ी और अहम खबरें हमारे सामने आई हैं। बल्कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल भी खबरों ने हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा। साल 2014 का इख्तिताम एक मायूस कुन नोट पे हुआ था क्योंकि 16 दिसंबर 2014 को APS का वाक़या हुआ था, लेकिन साल 2015 का आगाज़ हमने अच्छी खबर के साथ किया था। इस चीज़ पर कंसेंसस हो गया था कि मुल्क में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है, इंतहा पसंदी को शिकस्त देनी है और इसीलिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जो कि यकीनन एक बड़ी खबर थी। सियासी एतबार से भी ये साल मसरूफ़ रहा। बड़े अरसे के बाद सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती इंतखाबात करवाए सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि चंद अहम सीटों पर बाय इलेक्शंस भी हुए। कुदरती आफात की अगर बात की जाए तो सैलाब ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के चंद अजला को मुतासर किया, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि 26 अक्टूबर को जो जल्जला आया था, शदीद जल्जला, उससे भी नुकसान हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जानी नुकसान उतना नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। इन तमाम खबरों के दौरान हमने आपको बाखबर रखने की पूरी कोशिश की। टीम आवाज़ बना आपकी आवाज़, हमने कोशिश की कि ऑन लोकेशन ग्राउंड पर जाके आपको ज़मीनी हकाइक से बाखबर करें, और आज इस प्रोग्राम में उनमें से चंद प्रोग्राम का रिव्यू हम आपके सामने पेश करेंगे, जायजा लेंगे जो इस साल हमने प्रोग्राम किए हैं। जहां हमने अहम इश्यूज पर प्रोग्राम किए थे, वहीं पे हमने कोशिश की कि न्यूज़ मेकर्स को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, और मेरे ख्याल से 2015 में रेहाम खान साहिबा से बड़ा न्यूज़ मेकर नहीं था। उनकी शादी के मौके पर तो हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, ना तो उनके तलाक के मौके पर हमने कोई कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोग्राम किया, लेकिन जिस दौरान उनकी शादी थी उस वक्त हम बनी गाला गए थे, हमने उनका इंटरव्यू किया था। और मुझे याद है उस वक्त एक अहम खबर भी आई थी। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि रेहाम खान जो है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगी, तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बनेंगी। वो किसके कहने पे ट्वीट किया था ये भी हमने उनसे पूछा, और कंट्रोवर्सीज उनका पीछा क्यों करती हैं ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में उन्होंने इमरान खान साहब की बहुत तारीफ भी की थी। मैं मौजूद हूँ बनी गाला में और इमरान खान साहब की रिहाइश गाह पे मैं मौजूद हूँ। इससे पहले जब ज़्यादातर बनी गाला आना हुआ है तो मैंने इंटरव्यू किया है इमरान खान साहब को, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मिसेस इमरान खान, रेहाम खान साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाम प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। थैंक यू शहजाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जर्नलिस्ट रही हैं, तो उसी हवाले से सवाल करना चाहूँगा। जर्नलिज्म में कुछ असूल होते हैं और उसका एक बुनियादी असूल ये है कि खबर बनाने वाला कभी खुद खबर नहीं बनता, लेकिन इस असूल को आपने जो है वो कुचल डाला है, बड़ी बेरहमी से कुचल डाला है। अब मेरा ख्याल है कि ख़बर मैंने बनना नहीं चाहा, लेकिन कभी कभी मेरा ख्याल है ख़बरें मुश्किल होती हैं, असली ख़बरें और दिलचस्प ख़बरें ढूंढना शायद सहाफ़ी हज़रात के लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो सुस्त रवि उनकी ये है कि जो आसान ख़बर हो और जिसमें ज़्यादा काम ना करना पड़े उसको ख़बर बना लें। तो अगर सहाफ़ी हज़रात कुल्फ़ी खाने को ख़बर बनाना चाहते हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुल्फ़ी खाना छोड़ दूं। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आपको क्या मीठे में पसंद है तो आप तवक्को करेंगे कि मैं जवाब दूं। अगर आप उसको एज अ हेडलाइन टिकर चलाएंगे ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी खान साहब के साथ शादी थी, वो तो यकीनन एक हेडलाइन न्यूज़ थी। सबसे बड़ी खबर तो वो बनाई है आपने। सबसे बड़ी खबर वो मैंने बनाई है, और ज़्यादा ताख़ीर उसकी ख़बर बनाने में यही वजह थी क्योंकि खान साहब को मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी ख़बर बन जाएगी और ये ख़बर जारी रहेगी, तो मैं क्यों चाहूँगी कि मैं अपनी जो मेरी प्राइवेसी है, जो मैंने बड़े अरसे से जिसको महफूज रखा है, वो इस तरह तबाह हो जाएगी। तो आगे से वो हंसे और उन्होंने कहा ये तो बड़ा बुज़दिलाना जवाब है, क्या पब्लिक की जो राय है उसको सामने रख के शादी करनी चाहिए। तो बात तो सही है। कंट्रोवर्सीज आपका पीछा क्यों करती रहती हैं हमेशा, चाहे वो असेंबली में बात हो रही हो कि KP का हेलीकॉप्टर आपने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया, चाहे वो इस हवाले से हो रही हो कि आप सियासत में आ गए हैं, या आपकी डिग्री, ये क्यों कंट्रोवर्सी आपका पीछा करती रहती है? देखिए, कंट्रोवर्सी उस शख्स का पीछा ज़्यादा करती है पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे और वर्ल्ड ओवर, जो इंसान किसी मकसद के लिए या किसी मकसद पे अड़ा रहे और उसको उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो कि ना चाहते हों कि वो मकसद पूरा हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब आप कोई करप्शन करना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, तो बहुत लोग आपके साथ तावन करना चाहते हैं क्योंकि उनका उसमें कट होता है। लेकिन जब आप करप्शन को रोकना चाहते हैं या सही समत में बढ़ना चाहते हैं तो लोग आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ये सोच समझ के इंसान को पाकिस्तान वापस आना चाहिए
और उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने मकसद से हटना नहीं चाहिए। मैं जो ये तो आप डिस्करेज कर रही हैं कि लोग पाकिस्तान ना आए। नहीं, मैं इंकरेज कर रही हूँ। देखिए, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, अकेली खातून वापस पाकिस्तान मूव किए हूँ, और लोगों को ये सोचना चाहिए। मैं बहुत इंकरेज करती हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वापस आएँ। डेली मेल आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा क्या किया है आपने कि डेली मेल यूके जो है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है? आज भी आपने देखा होगा जो स्टोरी आई है कि रेहाम खान साहबा की एक कज़न है, उन्होंने बताया कि जमाइमा जो है वो सारी इस कैंपेन के पीछे है और फलाना फलाना, जिस पर आज ट्वीट भी किया इमरान खान साहब ने। देखिए, डेली मेल उन अखबार कहना चाहिए, टैबलॉइड है, जिसको मैंने कम से कम ना कभी ख़रीदा है ना कभी उठाया है। और अफसोस की बात इसमें ये नहीं है कि वो मुझे अटैक कर रहे हैं या मेरा नाम लेके अटैक करें। अफसोस की बात ये है कि एक तो जो सोर्सेज हैं उनकी, वो अफसोस के साथ। इस दफ़ा तो आपकी कज़न को उन्होंने कोट किया है, मेरे इल्म में, जिनका नाम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरे कज़न ने बताया कि जमाइमा जो है इसके पीछे है। जहाँ तक मेरे इल्म में है तो यूके में तो कम से कम मेरी कोई ना कज़न ना कोई मेल कज़न है। सही, बट डू यू थिंक ये जो कुछ हो रहा है, जो डेली मेल में छप रहा है, इसमें जमाइमा इज बिहाइंड दिस? आई डोंट नो कि डेली मेल को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। मेरा शक ये है कि डेली मेल को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं, इतना इंटरेस्ट मुझ में लेना यूके में बैठ के, इट मेक्स मी थिंक कि कोई पाकिस्तानी इंटरेस्ट ही हो सकता है, कि पाकिस्तानी सोर्स ही होगी। इमरान खान साहब ने तो आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा जमाइमा हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू अस, बिकॉज आई मीन देयर इज नो एविडेंस एंड आई थिंक वी शुडंट इवन बी डिस्कसिंग दिस। लाइक आई सेड, मैं इसको नाजेबा समझती हूँ कि डेली मेल को मैं डिस्कस करूँ। ये बता दें कि ये खतरनाक तो नहीं है? ये बस उतना ही खतरनाक है जैसे कि वो लोग जो मुझको थ्रेटन कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ना मैं भी यहाँ पे खबर निकाल आया हूँ, मेरी खबर बन जाए यहाँ पर। अगर आप कोई खतरनाक सवाल करूँगा तो मेरे ख़ास अटैक हो सकता है। अफसोस की बात है, जानवर अक्सर औकात इंसानों से ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो अगर आपने कोई ज्यादती की मेरे साथ तो इट्स पॉसिबल। ज्यादती तो ये सकती है, कोई खतरनाक सवाल कर लिया मैंने। नहीं, खतरनाक कोई सवाल नहीं। इलेक्शन के फौरन बाद इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि रेहाम खान साहिबा कोई पार्टी पोजीशन नहीं रखेंगी, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा और वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करेंगी। अब ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया रेहाम? इसलिए कि वो फैमिली पॉलिटिक्स के हमेशा खिलाफ थे, या इसलिए कि तनकीद हो रही थी कि हरीपुर का इलेक्शन आपकी कैंपेन की बात आ रहे हैं? एक ट्वीट नहीं किया, 8 ट्वीट्स की, और वो 8 ट्वीट्स इसलिए की क्योंकि बड़े अरसे से मैं कुछ चीज़ें देख रही थी और मैं उनको बता भी रही थी कि ऐसा हो रहा है। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से आप कह रही हैं कि ये तो देखिए, मेरा मकसद है, उसमें तो उन्होंने कहा कि फैमिली पॉलिटिक्स कभी भी सपोर्ट नहीं करती तहरीक इंसाफ, इसलिए आप जो है पार्टी पोजीशन नहीं रखेंगी। हमेशा खान साहब को सपोर्ट करने के लिए मीडिया पे बात की है। NA 246 हो, NA 1900 या जहाँ कहीं भी, अगर फॉर एग्जांपल कोई बी पर दिया है, ये प्रेस से बात की है। मेरा मकसद है इमरान खान को सपोर्ट करना। अगर इमरान खान पे कोई हमला करता है या शक करता है उनकी इंटेग्रिटी पे, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करती। तो मैंने खान साहब को कहा, यू मेक इट क्लियर, बिकॉज मकसद है आपको सपोर्ट करने का। आपने कहा उनको? मैंने उनको कहा कि वी नीड टू मेक इट क्लियर पब्लिकली, बिकॉज आपको पता है ना, इस पे भी बहुत प्रोग्राम हुए हैं कि खान साहब को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ये शायद वैसे ही रेहाम खान को बोल देते। ट्वीट इसलिए किया कि कैटेगोरिकली हमने स्टेट किया, क्योंकि हर प्रोग्राम में लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, आप अमली सियासत में आ गई हैं। हर प्रोग्राम में खान साहब से ही पूछा। मैंने भी शेख साहब से पूछा था कि रेहाम सियासत में आ रही हैं या आ चुकी हैं? आ चुकी हैं। वो भी कह रहे थे आ चुकी हैं। देखिए, अब शेख साहब तो हमारे लिए नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बड़ा मुझे बड़ा मिल रहा था कि आपने कैंपेन स्टार्ट कर दी तो आप आ चुकी हैं। इज्जत है, तो ये लोगों का अंदाजा है जी। सो ये ट्वीट जो है आपकी मर्जी से ही हुआ था? मतलब नहीं, ऑब्वियसली हम लोग दोनों बहुत दफ़ा पब्लिकली इस बात को कह चुके हैं, बल्कि मैं भी ट्वीट बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ कि जी मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं ड्यूल नेशनल हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं ड्यूल नेशनलिटी जब तक छोड़ूंगी नहीं, हाउ कैन आई एंटर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? आई एम नॉट एलिजिबल। मुझे ये बताएं कि चलें ठीक है, फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ है तहरीक इंसाफ, लेकिन मेरिट पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है, तो क्या रेहाम खान मेरिट पे पॉलिटिक्स नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, मेरिट पे कोई भी कर सकता है। फिलहाल रेहाम खान टेक्निकली नहीं कर सकती और करना चाहती नहीं। तरीक काली भेड़े कौन है? जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी तकरीर की थी इस्लामाबाद में, उस वक्त भी कहा था ये काली भेड़े, मैं जहांगीर तरीन साहब के एक प्लेन के लिए नहीं उनको जो है इतनी अहमियत देता। लेकिन इसको ये है इसका मतलब लेकिन उनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरे शौहर के नाम पे कोई आंच ना आए, यानी हमारी नीयत को डाउट ना किया जाए। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो ना सिर्फ ये है कि वो इनसिक्योर है, लेकिन उनकी कज फहमी है, इमरान खान जैसा हीरो, जैसा लीडर, इमरान खान जैसा एसेट पाकिस्तान में और कोई है ही नहीं। हमारे सियासी नक्शे पे इमरान खान एक एनॉमली है, ना उनको विरसे में मिली है सियासत, ना वो जागीरदारी से उनको मिला है, ना वो किसी को घी चीनी शक्कर दे के, ना वो क्लैशनकॉव हिला के वोट ले रहे हैं।
वो एक ज़बरदस्त एक यूनिक एंट्री है हमारी पॉलिटिक्स में, और ऐसा लीडर हमारे पास है ही नहीं, तो उसको ऐसे शख्स को तो रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, इमरान खान है तो पीटीआई है, तो अगर कोई लोग समझते हैं कि वो मुझे हटा के और इमरान खान की जगह ले सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल है इंतहाई अहमकाना सोच है, क्योंकि लोग वोट इमरान खान को देते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद चंद और अहम और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो हमने साल 2015 में किए हैं उनकी चंद झलकियां आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज प्रोग्राम में हम जायजा ले रहे हैं उन प्रोग्राम्स का जो कि हमने 2015 में किए। बहुत से प्रोग्राम थे, इसलिए चंद प्रोग्राम हम आपके सामने रख रहे हैं, और उनमें से एक प्रोग्राम था साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब का। वैसे तो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज होते रहते हैं, इसीलिए हमने इस दफ़ा एक मुख्तलिफ इंटरव्यू उनके साथ किया। हमने उनका इंटरेक्शन करवाया IBA के स्टूडेंट्स के साथ, और IBA के स्टूडेंट्स ने, यंग स्टूडेंट्स ने बड़े ही चुपते हुए सवाल इस इंटरव्यू में मुशर्रफ साहब से पूछे थे, जो कि अब कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ इस इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ साहब ने यह तस्लीम किया कि वो बहुत ही मकबूल थे 2005 और 2006 में, लेकिन आज के आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब उनसे ज्यादा मकबूल हैं इस वक्त। लेकिन फिर भी इस मुल्क में मसाइल का हल आर्मी के पास नहीं है, लिहाजा मार्शल लॉ पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। आज का हमारा मकसद यह प्रोग्राम करने का कि हम IBA के स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कराएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मुशर्रफ साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। थैंक यू। जब आप हेड ऑफ द स्टेट थे, आपने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है, लेकिन आज यहाँ पे इन बच्चों के, इन स्टूडेंट्स के सवालों का आपको मुकाबला करना पड़ेगा, तो इस बैटल के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, मैं नहीं, ये स्टूडेंट्स के सामने तो मैं हार मानने को भी तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे दादा जान और मेरे वालिद साहब आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, मगर मैं अपने सपोर्ट में थोड़ा सा स्केप्टिकल वाक़ हुआ हूँ, और कुछ खदशात का तो दूर हो चुके हैं। सर 2.5 वोट पक्का हो गया आपका। ओके, सर कुछ डाउट्स तो क्लियर अप हो चुके हैं, लेकिन एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अगर मुल्क एक ख़तरनाक नहज पर आकर खड़ा हो जाए और हमारे हालात अंदरूनी इंतहाई ख़राब हों, तो क्या आपके ख्याल में आर्मी को आके मुल्क की भाग दौड़ संभाल लेनी चाहिए? नहीं, लेकिन इसके साथ तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आर्मी, क्योंकि आर्मी जो है, आर्मी एक फॉल बैक पोजीशन है, आर्मी एक फोर्स इन बीइंग है, पाकिस्तान की रिडीमिंग फैक्टर फौज है। नाउ अगर उसको यूज़ कर दिया हमने, और खुदा न खास्ता अगर वो सक्सीड नहीं हुआ या उनके ऊपर ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा आई वगैरह, तो ये जो फोर्स इन बीइंग है ये हम कंज्यूम कर देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन तब्दीली ज़रूरी है जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आपने रिसोर्सेज की बात की, तो पाकिस्तान का एक रिसोर्स मैं भी हूँ, जितने बच्चे इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं वो सब हैं। सर आपकी जनरेशन ने जब भी सोचा, आपने वॉर सोची, आपने ट्रेड सोचा, लेकिन आप लोग हमारा फ्यूचर देखना भूल गए। हम पाकिस्तान का फ्यूचर है सर, आपने हमारे लिए क्या किया? बिल्कुल आप लोग फ्यूचर है 100%, वी आर नॉट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो बहुत किया इन 8 सालों में। अगर आपने एजुकेशन देखें, पहली चीज़ तो आवाम को देखें, आवाम को क्या चाहिए थी, 4 चीज़ें हम दे रहे थे आवाम को। पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत दूर करनी है उनकी, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, नौकरियाँ मिलें उनको, हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें। और चारों को अगर आप एक एक को लेंगे तो पॉवर्टी एलिविएशन, आप ये वर्ल्ड बैंक फिगर्स हैं, हमारी 34 से 17% पे हम पॉवर्टी को ले आए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मुशर्रफ साहब, आपसे पहला सवाल तो ये है कि यू रिसेंटली सेड जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। आप बहुत फ़ख्र भी करते हैं हमारी फ़ौज पे। हमारी फ़ौज इतनी पर्सनालिटी ड्रिवन क्यों है? क्या हमारे फ़ौज के इंस्टीट्यूशन में इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि कोई टॉप कमांडर्स में से जनरल राहील को रिप्लेस कर सके? वाई इज़ इट सो पर्सनालिटी ड्रिवन? 10 साल के लिए 10 साल के लिए आप रहे हैं, 6 साल के लिए कयानी साहब रहे हैं, अब 6 साल के लिए राहील शरीफ साहब रहे हैं।
एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल मुशर्रफ साहब ये है कि आपके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं इस मुल्क की अदालतों में। क्या आप यहाँ ऑडियंस को प्रॉमिस करेंगे दैट इफ़ दे I wish you best of luck, but if they eventually prosecute you, you'll face the music and you'll not leave the country? That's the second. How can I leave the country if I am prosecuted? I won't be. वो तो मैं नहीं जा सकूँगा, लेकिन obviously आपके ख्याल में मैं आया हूँ तो ये मुझे नहीं मालूम था ये केसेस नहीं थे क्या? केसेस थे, मैं आया हूँ, I came back and took the plunge. तो ऑब्वियसली आई मीन बिजनेस हियर, मैं तो इधर ही रहूँगा। यही मैंने अगर जाना भी है तो मैं वापस आऊँगा, यहाँ इधर ही रहूँगा, आप में रहूँगा। आगे देखते हैं, वी विल फेस द म्यूजिक। लेकिन दूसरा जो आपने राहील साहब के बारे में, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी, इसको बहुत ज़्यादा ही इसका बोलबाला हो गया है। देयर इज नो डाउट। देखें, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है मिलिट्री की लीडरशिप में। पिछले हफ्ते जी हाँ, सही। लेकिन ये देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान फेस करी एक क्रिटिकल सिचुएशन, जिसमें एक शख्स है जो बहुत अच्छा कर रहा है और वो पॉपुलर भी हुआ है, सही काम भी कर रहा है। तो इस काम में कंटिन्यूटी जो है उसकी ज़रूरत है। तो मुझे इसमें ये शक नहीं है कि हमारी फ़ौज के बाकी कोर कमांडर्स भी एक से एक केपेबल पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई आइडियाज़ हो सकते हैं, फ़र्क आइडियाज़ हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि फॉर द शेक ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर द शेक ऑफ राहील शरीफ, हिज कंटिन्यूटी वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये मैंने इसलिए कहा। आपने राहील शरीफ साहब का जिक्र किया, हु इज बेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हिम और यू? नहीं, आई नेवर। देखिए, ये तो मैं अपना ढोल कभी नहीं बजाता हूँ। लेट अस गिव हिम द नंबर्स। मैं ये ऐसे कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता हूँ और ना करने चाहिए। ही इज बेटर। अच्छा, राहील शरीफ इज बेटर देन यू। मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं आप? पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरी पॉपुलैरिटी बनी थी 2006 में, 5 में। इनकी अभी उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में ज़्यादा है, बिल्कुल। 6 सितंबर के मौके पर टीम आवाज गई थी चिरीकोट सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि जो जवान सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं उनको खराजे तहसीन पेश किया जाए। इस प्रोग्राम में हमने बड़ी दिलचस्प चीज़ें भी दिखाई कि जो बंकर होते हैं, जो पोस्ट होती हैं, वो एनिमी पोस्ट से कितना करीब होती हैं। ये सब मुनाज़र हमने दिखाए और बड़े करीब से दिखाए। और एक ऐसी सूरत हाल थी उस वक्त जब वर्किंग बाउंड्री पे भी हम देख रहे थे कि वक्फे से फायरिंग का सिलसिला होता था और एलओसी पे भी ये डर होता था कि कहीं दुश्मन की तरफ से फायरिंग का आगाज ना कर दिया जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, आपको इसकी चंद झलकियां दिखाते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आवाज स्पेशल हम कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिरीकोट सेक्टर में और आज जो हमारा प्रोग्राम है, हमारी एक छोटी सी कोशिश है खराजे तहसीन पेश करने की उन नौजवानों को, उन गाजियों को और उन शहीदों को जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, ये आपको दिखाएंगे पहली बार इस प्रोग्राम में। ये जो वेपन है, ये आप देख सकते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ा लग रहा है और जरा पूछते भी हैं इनसे कि क्या जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सॉरी मैं आपको थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, मुझे पता है ये बड़ी सेंसिटिव पोजीशंस होती हैं आपकी। ये कौन सी गन है? इसको LMG-3 कहते हैं। LMG-3 है जी। तो लॉन्ग रेंज गन है? इसका लॉन्ग रेंज है, ये 700 तक भी फायर करती है और 500 तक भी। अगर ये मूड पे लगा दे तो ये 700 पे फायर करेगी, एग्जैक्ट फायर होता है इसका। तो ये, इसको हम प्यार से रानी भी कहते हैं। अच्छा, प्यार से रानी कहते हैं इसको रानी कहते हैं। और ये कहती है जवान को कि मैं दिफा की रानी हूँ, जरा पीछे आके देख, खा जाती हूँ ब्रिगेडों को, जरा ट्रैगर दबा के देख। वाह 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 वाह, एक दफा फिर बताएं, ये जो LMG-3 है इसको आप प्यार से कहते हैं रानी। और फिर ये आपको जवाब भी देती है इस बात का? क्या जवाब देती है, एक दफा फिर मुझे बताएं। कि आ जा मेरे पीछे, अपने जवान को ये कहती है कि मैं दिफा की रानी हूँ, जरा पीछे आके देख, खा जाती हूँ ब्रिगेडों को, जरा ट्रैगर दबा के देख। खा जाती हूँ ब्रिगेडों को, जरा ट्रैगर दबा के देख। जबरदस्त। तो आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं नकियाल आजाद कश्मीर से ताल्लुक है मेरा। ठीक है। और मेरी फैमिली भी वहाँ पे है। अच्छा जी। तो फैमिली यकीनन मिस करती होगी आपको, खास तौर पे जो आपकी तो ना ईद को छुट्टी होती है, ना तो 6 सितंबर की छुट्टी होती है। वो सब कुछ ज़रूर है,
लेकिन पहले मुल्क है तो फैमिली भी अपने आराम से बैठी हुई है, मुल्क नहीं है तो फिर हम जो है ना क्या करेंगे। तो मुल्क सबसे पहले जरूरी है, बच्चों से ज्यादा अजीज है मुझे ये मुल्क। इत्मीनान रखें, पाकिस्तान के शहरी के आप यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक आप यहाँ पर हैं हम महफूज हैं इंशाल्लाह। ये जरूर है, हम इधर जब से खड़े हैं कोई इंडिया हम पर कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है। जब हम पोस्ट पे जा रहे हैं तो ये सारा जो इलाका है अब हमें पहाड़ों पे वॉक करके जो है तय करना है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि इस वक्त हमें प्रोटेक्शन दी गई है। पोस्ट यहाँ पे जो है इंडिया की बहुत करीब है, किसी वक्त भी वो कह रहे हैं कि उनका मूड होता है वो फायरिंग कर देते हैं। मुझे भी ये एहसास हो रहा था कि ये हेलमेट और ये जैकेट भी अच्छी खासी भारी है। एक सिविलियन के लिए पहन के पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल काम है, आसान नहीं है ये आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कि हम लोग तो यूज्ड टू हो चुके हैं इन कामों के, कि आप लोग हमारे मेहमान भी हैं और आपको प्रोटेक्शन देना हमारा फ़र्ज़ भी है, क्योंकि यहाँ फायरिंग का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि एनिमी है, वी कैन नॉट टेक अ चांस। कौम ये जानना चाहेगी कि वहाँ से वायलेशन तो होती है, पहल होती है वहाँ से, मेरे ख्याल से अब ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, वो माने या ना माने, इसका भरपूर तरीके से जवाब देते हैं या नहीं देते? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जब भी ऐसा ज़रूरत पड़ी, वक्त आया और हमारे इस तमाम साथियों ने मिल के और इस कौम को हमने भरपूर ये चीज़ बताई है कि हम बेहतर जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमने लोगों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। इन लोगों की एफर्ट्स हैं, इन लोगों की बहादुरी है, यहाँ पर बैठ के ये सामना करते हैं दुश्मन का। और जो हम लोग शहरों में चैन से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, इन लोगों की वजह से। अच्छा, ये आप लाइट बंद कर दें, कमांडर साहब कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट जो है वो बआसानी जो सामने पोस्ट है, इंडियन पोस्ट, वो उनको नजर आ सकती जी। ये पोस्ट की इंडिकेशन होती है फ्लैग से, हमारा फ्लैग आपको वो नज़र आ रहा होगा फॉरवर्ड पोस्ट का। तो सर ये है जो है एनिमी पोस्ट? जी ये एनिमी पोस्ट है। यहाँ वैसे तो फ्लैग होता है इनका, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था आपके सामने ही, कैमरे में तो नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने खुद ही फ्लैग डाउन कर लिया अपना। रेड फ्लैग जो आप क्या बताया उन्होंने? रेड फ्लैग इट इंडिकेट्स कि वो किसी टाइम भी फायर कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे जब हम आए थे और हमने आकर इस पोस्ट से और जो ऊपर जो है वहाँ से जब हमने देखा था तो एनिमी ने जो अपना रेड फ्लैग है वो अप कर दिया था। तो शायद हमें भी उस वक्त यही खतरा था कि उन्होंने हमें आते हुए देख लिया है, या जब इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी है तो उसके बाद उन्होंने अपना रेड फ्लैग अप कर लिया। जी अभी फ्लैग हम सेफ हैं ऐसा लगता है? नहीं, आप सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर, यू आर इन हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, आप सेफ हैं। जी, आपने देखा ये बंकर किस तरीके का था और यहाँ पे लोग जो है जवान ये किस तरीके से रहते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट कैसी होती है हमने आपको दिखाई, यहाँ पे लोगों से मिलवाया, बंकर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई और इन लोगों ने हमारा बड़ा ख्याल किया है। यहाँ पे मेरे लिए, पूरी टीम के लिए चाय का जो इंतजाम था वो भी हमारे लिए किया गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और जाने से पहले ये ज़रूरी है कि नारा लगाया जाए, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपके ताउन का, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद चंद और अहम और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो हमने साल 2015 में किए हैं उनकी चंद झलकियां आपको दिखाएंगे। 16 दिसंबर 2014 एपीएस का सानिया हुआ था। उसके अगले दिन मैं एपीएस स्कूल में मौजूद था। एक मुश्किल वक्त था वो और मेरे लिए प्रोग्राम करना भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस साल फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उस मौके पे फिर हम गए एपीएस स्कूल और इस दफ़ा भी मिक्स्ड इमोशंस थे। एक तो पिछले साल का अफसोस यकीनन था हमें, लेकिन एक खुशी भी थी कि स्कूल दोबारा शुरू हो गया है और वहाँ पे जो बच्चों की बहादुरी हमने देखी, उनके वालिदैन की जो बहादुरी देखी, क्योंकि वो वापस उसी स्कूल में भेज रहे हैं और बच्चों का अज़म कि दहशतगर्दी को हमने तालीम के ज़रिए शिकस्त देनी है, वो जानकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हमने कोशिश की कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन करें, उनसे पूछें कि अब 1 साल के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी तालीम कैसी जा रही है, और ये गुफ्तगू उनसे हमने इस प्रोग्राम में की। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुगा
नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में। ये दूसरा मौका है जब मैं एपीएस पेशावर में आया हूँ। इससे पहले 17 दिसंबर 2014 यानी कि एपीएस पे जो हमला हुआ था, ठीक उसके एक दिन बाद मैं इसी स्कूल में आया था और यहाँ से मैंने रिपोर्ट किया था, यहाँ से मैंने प्रोग्राम किया था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि यहाँ पर आके मैं प्रोग्राम करूँ, क्योंकि यहाँ के जो मनाजिर थे उस वक्त, जो मंजर थे यहाँ के, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक थे और मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के लिए आकर ये देखना बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन आज एक साल के बाद हम देख रहे हैं कि एपीएस के हालात बदल चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मैं फैज़ान हूँ, 8th क्लास में हूँ और उस टाइम में 7th में था। कैसा चल रहा है स्कूल? पढ़ाई की तरफ तवज्जो है, खेल कूद? बिल्कुल, हम तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो है हमारी। ये सोच कर आए थे कि ये हम पे हमला करेंगे और ये हमसे तालीम छीन लेंगे। हम अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। जितने भी बच्चे मुझे मिलते हैं तुम जैसे, यही कहते हैं कि हमारी तालीम छीनने आए थे लेकिन हम तालीम को नहीं छोड़ेंगे। कैसे इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें? जी, ये सबसे पहले बात तो ये कि ये जो शहीद हुए हैं ना, तो इनका बदला हम ज़रूर लेंगे और इनका बदला इस तरह लेंगे कि हम तालीम और भी हासिल करेंगे और तालीम हासिल करेंगे और इसी तालीम से हम इनका बदला लेंगे। यहाँ कुछ और बच्चे भी हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं और इनमें एक बहुत ही छोटा और एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे। पहले इससे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब, कौन सी क्लास में हो? 2 रेड। 2 रेड? ये रेड क्या होता है? 2 तो समझ आ गया, रेड क्या है? ये कलर है। कलर है? तो फिर क्लास में क्यों नाम ले रहे हो उसका? 2 रेड सेक्शन है तुम्हारा ये, है? क्या याद है तुम्हें? हम लोग बैठे हुए थे, हमें नहीं पता था कि जे इधर फायरिंग होनी है आज। हम लोग बैठे, जब हम लोग बैठे थे तो क्या हुआ कि एक मिनट थोड़ी देर बाद जो है आवाज आई धूस की। हम लोग जो है छुप गए। हमें टीचर ने बोला कि जो है हेड डाउन कर लें। फिर थोड़ी देर बाद अंकल आया कि इन्हें टेबल के नीचे छुपाएं। हम लोग टेबल के नीचे छुप गए। फिर उसके बाद जो है 10 मिनट बाद जो हमने क्लास से निकाला और प्रिंसिपल ने कि आप लोग जो है दूसरे स्कूल जाएं। जो हुआ तो हो गया, अब इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? गेम क्या खेलते हो तुम? गेम चोर पुलिस खेलता हूँ। चोर पुलिस में चोर बनते हो या पुलिस बनते हो? पुलिस। चोर कौन बनता है? चोर तो जो बाकी होते हैं, तो मेरे दोस्त जो थोड़े से होते हैं वो कहते हैं हम चोर। तो बड़े होके क्या बनोगे ये बताओ? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करोगे? बड़ा प्यारा बच्चा है हसीब। एपीएस अटैक के बाद एक बड़ा जबरदस्त गाना बनाया गया था जिसके लिरिक्स बड़े अच्छे थे। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मेरे साथ यहाँ एपीएस के जो बच्चे मौजूद हैं, अब ये परफॉर्म करेंगे, ये आपको गा के सुनाएंगे वो गाना। तो आप तैयार हैं सब लोग? ठीक है, शुरू करें जी। मैं कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। पता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो है बहुत बेहतर कंडीशन में है। हमने दिखाया कि बच्चे वापस अपनी तालीम की तरफ आ चुके हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बहुत अच्छा बना दिया है और ये एक यकीनन बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को पूरा किया था नगमा हबीब साहिबा ने, जो कि अब एपीएस पेशावर की प्रिंसिपल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो ताहिरा काजी साहिबा थी प्रिंसिपल आपसे पहले एपीएस की, उनकी बड़ी कुर्बानी है इस स्कूल के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी। मिसेस ताहिरा काजी के बारे में जो लोग यहाँ पुराने हैं और बहुत अरसे से हैं, जब मैं उनसे सुनती हूँ तो मेरे दिल में खुद ब खुद एहतराम का एक जज्बा उनके लिए उठ जाता है। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जैसे ताहिरा काजी साहिबा थी, आप भी इंस्पिरेशन है। आप क्या कहना चाहेंगी जो देख रहे हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी पाकिस्तान की आवाम को, ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं? सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि हमें मुत्तहिद होकर, एक होकर लड़ना है। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो मुट्ठी तभी किसी को शिकस्त दे सकती है, किसी का दुश्मन का मुंह तोड़ सकती है जब वो मुट्ठी है।
अलग अलग उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ उठेगी और वापस झुक जाएगी। ख्वाहिश क्या है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करोगे? जी। अच्छा, तो ये खटक साहब को रिप्लेस करोगे हैं, तुम सीएम बनोगे? जी जी बिल्कुल। सीएम केपी के। आप बताएं क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो ख्वाहिश है आर्मी कैप्टन, और इमरान खान भी बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है और लीडर है, इसलिए कि पेशावर में बहुत सी काम किया है पेशावर में, और वो ये कहता है कि मैं इंशाल्लाह पेशावर में लंदन बनाऊंगा। वाकई इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये कौन सी क्लास में तुम? मैं 8th क्लास में हूँ। क्लास 8 में हो? इतनी दिलचस्पी लेते हो सियासत में? नहीं, आर्मी पे मैं लेता हूँ, लेकिन इमरान खान तो है, ये भी बहुत अच्छा इंसान है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे चंद झलकियां कायम अली शाह साहब का इंटरव्यू, जो कि हमने 24 मार्च को किया था। आज भी ये बहस हो रही है कि रेंजर्स के पास क्या इख्तियारात होने चाहिए और किस तरीके से वो इख्तियारात उनको मिलने चाहिए। लेकिन 24 मार्च को जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, हमने उनसे पूछा था कि 9/0 पे छापा पड़ा, क्या आपके इल्म में था? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे इल्म में नहीं था, हमें बाद में रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन इस वक्त बहस ये हो रही है कि किसी भी सियासी दफ्तर पे अगर आप छापा मारेंगे या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप छापा मारेंगे तो पहले आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये भी हमने उनसे पूछा था, और साथ साथ हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की थी कि सिंध काबीना में सबसे करप्ट वजीर कौन है। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से कराची का ऑपरेशन ज़ेरे बहस है। MQM जो कि कराची की बड़ी जमात है, उनका ये कहना है कि ऑपरेशन जो है उनकी जमात के खिलाफ हो रहा है, जबकि वफाकी और सिंध हुकूमत का कहना है कि ये ऑपरेशन जो है क्रिमिनल्स के खिलाफ है, मिलिटेंट्स के खिलाफ है। शाह साहब, एक सवाल बार बार किया जाता है कि आप कितने बाइख्तियार हैं। आपके पिछले दौर में भी ये कहा गया कि हुकूमत आप नहीं चलाते हैं, उवैस मुजफ्फर साहब चलाते हैं। इस मरतबा कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत फरियाल तारपुल साहिबा चलाती हैं या फिर फैसले खुद आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं। तो कितने इख्तियारात हैं आपके पास? देखिए जी, चलाने वाला तो खुदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन आइन के तहत जो अख्तियारात हैं या फंक्शंस हैं वो मैं पूरा इस्तेमाल करता हूँ, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इस ऑपरेशन का भी कप्तान जो है वो आपको बनाया गया, आप हैं कैप्टन इस ऑपरेशन के। वफाकी हुकूमत भी इसको मॉनिटर कर रही है, सिंध हुकूमत भी कर रही है, लेकिन आप कप्तान हैं। तो इस वक्त ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये किसके खिलाफ हो रहा है? क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ हो रहा है, किसी सियासी जमात के खिलाफ हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? कि ये जो भी पिछले 1.5 साल से, सितंबर से अभी तक चल रहा है, तो ये क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ हमने कहा था कि होगा, जिसमें सब जमातों ने मिल के कहा था कि ये क्रिमिनल्स के खिलाफ होना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने यह बयान दिया है कि ये ऑपरेशन जो है वो एक प्रोग्रेसिव जमात के खिलाफ हो रहा है, यानी कि MQM के खिलाफ हो रहा है, और मिडिल क्लास जो है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब का मुनासिब नहीं है ये बयान, क्योंकि वो खुद का कमिटमेंट उनकी भी थी कि यहाँ होना चाहिए ऑपरेशन, और ऑपरेशन का रिज़ल्ट ये है कि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अमन के सिलसिले में। 9/0 पर जो कि MQM का हेड क्वार्टर है वहाँ पर, और उसके अतराफ़ में जब रेड किया रेंजर्स ने, आपकी नॉलेज में था ये रेड होने वाला है? मुझे इल्म नहीं था, और न किसी और ऑपरेशन के सिलसिले में जब भी रेड हुआ तो कोई अपने मर्ज़ी से वो करते थे, जहाँ उनको सीक्रेटली इंफॉर्मेशन मिलती थी वो करते थे, बाकी उसके बाद वो एक रिपोर्ट हमें भेज देते थे। आप अगर कप्तान हैं तो मतलब फील्डिंग सेट करना आपका काम नहीं है, फील्ड सेट कोई और करता है, और वो इख्तियारात उनको दिए हुए हैं मुकम्मल तौर पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जाहिर सी बात है 9/0 पे जब एक रेड होना था तो उसका एक सियासी रद्द-ए-अमल आना था MQM की जानिब से, तो इसीलिए शायद आपको इल्म में होना ये ज़रूरी नहीं था। ये जब भी होते हैं, रेड्स होते हैं या एक्टिविटी होती है, अरेस्ट होते हैं या चालान होते हैं, तो हर दूसरे हफ्ते अमन अमान के सिलसिले में हमारी मीटिंग होती रही है। यहाँ सर मुझे ये बताएं, क्योंकि आप इस सूबे में काफ़ी अरसे से अब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव, इसके सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स और मिलिटेंट्स किस सियासी जमात में? देखें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी एक और बहुत ही आला सतह की मीटिंग हुई थी कराची में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, DG रेंजर्स थे, कोर कमांडर थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे,
उस वक्त बड़ी तनकीद की गई सिंध हुकूमत पे और कहा गया कि जिस तरीके की गवर्नेंस और ख़ासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कहा गया था, ये तो बहुत लंबा चौड़ा बात आई और नहीं इतना ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया था कि इम्पोर्टेंट है सिंध हुकूमत। उन्होंने कोर कमांडर साहब ने कहा कि यहाँ गुर्बत है, इसको एक्सीलरेट किया जाए। आपकी कैबिनेट में सबसे करप्ट वजीर कौन है? का मैं कह रहा हूँ आपकी कैबिनेट में सबसे करप्ट वजीर कौन है? मैं तो नहीं समझता कोई करप्ट है, कोई करप्ट नहीं है, कोई करप्ट वजीर नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई ऐसा वाक़या। अफवाहें होती हैं, अफवाहों का कोई तो नहीं लिया जाता है ना। कोई मतलब सिंध में करप्शन है ही नहीं। आप देखें कहीं, मैं क्या किसी के मुंह में डालूं कि ये बात है, लेकिन मेरे कैबिनेट में कोई मुझे शिकायत नहीं मिली। 2015 के चंद प्रोग्रामों की झलकियां हमने आपके सामने रखी। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम थे जो कि आपके साथ शेयर किए जा सकते थे, लेकिन ये चंद हैं जो कि वक्त की किल्लत की वजह से हमने आपके सामने रखे। हमें उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और उसका फीडबैक आप हमें जरूर देंगे हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।